पहला चैत्र नवरात्रों की सबसे पहला कटरा वालों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, कटरा खुशहाल रहे, ये मैं माता वैष्णो देवी से कामना करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि जैसे सर्दी नवरात्रों में वो इतना बड़ा आयोजन करते हैं, ऐसे चैत्र नवरात्रों में इतना बड़ा आयोजन होना चाहिए। कटरा धर्म नगरी है, कटरा में जगराते कीर्तन नहीं होंगे तो क्या होगा। हमने जो शेड है जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दुर्गा समिति ने बनाया था, मैं दुर्गा समिति का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने 20 साल से परंपरा को स्थापित रखा। 8 दिन का जो इनका आयोजन होता है, जो बहुत बड़ा आयोजन है। ये आयोजन करने के लिए उनको 1 महीना पहला लगता है। बंगाल से कारीगर आते हैं और कारीगर आकर जो इतना बड़ा माता जी का पंडाल बनाते हैं। मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि अपने बाजारों को खूबसूरत सफाई, सज्जा और सजावट इन्होंने चैत्र नवरात्रों में भी करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो नगरवासी हैं उनको इस नवरात्रों के अवसर अदा शुरू करना, माता वैष्णो अदा शुरू करता है, अपनी दुकानें, अपने होटल को उसी तरह सजाना चाहिए जिस तरह से आप बड़े दिवाली या कोई और फंक्शन हो तब सजाते हैं। आप देखते हो कि हर नवरात्रों में जम्मू देखो, जम्मू हर जो पवित्र देवी स्थान है वो सजते हैं, लेकिन कटरा शहर है जो सर्दी नवरात्रों में बहुत खूबसूरत है, पेंटिंग होती है, हर चीज लाइटिंग यूटिंग होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रों में कुछ नहीं होता। मैं कटरा वासियों को भी ये अपील करता हूँ कि वो स्वच्छ साफ सुथरी सफाई रखें, म्यूनसिपल कमेटी का सहयोग करें, बाजार में गंद ना डालें और पूरे शहर को, अपने शहर को खूबसूरत बनाएं और अपनी दुकानों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें और दुकानों के बाहर लाइट लगाने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, ये जो दुर्गा समिति वाले जो है साथी, जो हमारे भाई बंधु हैं और बुजुर्गों ने 20 साल से ये परंपरा एक शुरू की थी यहाँ पे, तो ये एक हमारी म्यूनसिपैलिटी द्वारा एक शेड बना हुआ है जिसमें ये लगातार चलता रहता है और इसमें सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पे आने का मौका मिलता है। कटरा के शहर के लोगों को भी आने का मौका मिलता है, वो भी पूजा करने का मौका मिलता है और इन लोगों ने इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। मैं दिल की गहराइयों से दुर्गा समिति के साथियों को पूरा बधाई के पात्र हैं और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, आपने एक बात कही कि ये बड़ी अच्छी बात है कि नवरात्रे तो नवरात्रे ही होते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो या सर्दी नवरात्रे हो। अगर यात्रियों को वैसी ही फैसिलिटी, यात्रियों को वैसा ही एक कटरा को सजावट की जाए और कटरा को खूबसूरत बनाया जाए और जगह जगह पर ऐसे ही पंडाल लगे हुए, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, चाहे ठीक है उनका बाकी वाला कार्यक्रम जिससे कोई दिक्कत आती हो वो कार्यक्रम ना करें, बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम जो है जहाँ जहाँ पे भी स्पेस है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जैसे योगाश्रम में है, चिंतामणि में है, बस स्टैंड पे है, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अगर होते रहे तो यात्रा में नेचुरली बढ़ावा मिलेगा, यात्रा का फुटफॉल भी बढ़ेगा, यात्री भी आएंगे और उनको भी पता चलेगा कि वो अपना सब कुछ काम जाम छोड़ के माँ भगवती के दर्शनों के लिए नवरात्रों की आस्था को मानते हुए वो अगर आते हैं, अगर उनको वैसा ही यहाँ पे अगर मिलता है तो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी आस्था के लिए और यात्रा को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा काम है। जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, दुकानदार द्वारा गलियों में गंद फेंका हुआ था, म्यूनसिपल कमेटी ने देर लगा दी और शोभा यात्रा गंदगी से निकलते हुए मेन पंडाल तक पहुंची। इस भव्य आयोजन में इस तरह की गंदगी शहर के बीच बीच रहना कसूरवार म्यूनसिपलिटी के साथ साथ दुकानदार नहीं। मैं सबसे पहले मैंने आपसे भी मेरे ख्याल से आफ्टर रिकॉर्ड मैंने आपसे बात की थी कि हम लोगों को पहले सुधरना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि अपना जो गंदगी है, चाहे वो किचन की वेस्ट का है, चाहे ड्राई है, जो हमारा गार्बेज है, अगर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है तो इंतजार करना चाहिए, वो अनाउंसमेंट करती है, उस गाड़ी में डालें। अगर आप ऐसी आदत, मैंने आपको कहा कि गलती को अगर नजरअंदाज करोगे तो वो लोगों की आदत बन जाती है और ये आदत बन गई है। लोग अपना गंद जो है वो सड़कों में, गलियों में, बाहर जो है वो बाहर आके डस्टबिन फेंकते हैं, उससे बाजार में गंदगी, यात्रा के ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। हमको सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे गंदगी अपनी कहाँ फेंकनी है। अगर मैं सोचूंगा तो मैं दूसरे को कसूरवार कह सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि आज नवरात्रों का पहला दिन था, सफाई जो है वो सुबह जल्दी हो जानी चाहिए। यात्रा अगर 5:30 बजे यात्रा पर्ची काउंटर खुलता है, 5:30 बजे अगर यात्री भवन की तरफ प्रस्थान करता है तो उससे पहले शहर साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर स्टाफ की कमी है, उनको कोई दिक्कत है, मगर ये उनका काम है, चाहे वो दिन रात लगाएं, साफ होना चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको जय माता दी। पूरे कटरा की तरफ से सबको जय माता की, आए हुए यात्रियों को हमारी तरफ से जय माता की।
और रही ये बात दुर्गा पूजा की, ये दुर्गा पूजा आज से 20 साल हो गए हैं इसको यहाँ से शुरू होते हुए, और हर साल यहाँ पे एक भव्य माता का मंदिर बनाया जाता है। जी आप अरुण जी इनको दिखा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में माता रानी का दिव्य स्वरूप यहाँ पे उपस्थित है। और जो भी यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार से दर्शन करके आता है वो यहाँ पे आके जरूर माथा टेकता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि माता साक्षात आज कटरा के शहर में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमने पता नहीं पिछले जन्म के कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमने इस पावन भूमि में जन्म लिया है। हमारे कटरा वासियों ने इस पावन भूमि में जन्म लिया है कि हमको हर श्रद्धालु की सेवा करने का हमको माता रानी ने अवसर दिया हुआ है। तो रही बात हमारी दुर्गा पूजा के प्रोग्राम की, तो सुबह हमारी पहली आरती 9:30 बजे होती है यहाँ पे, और सत चंडी का यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। 12:30 बजे तक वो चलता है। 5 पंडित जहाँ पे बैठे होते हैं सत चंडी का यज्ञ करने के लिए। और रात को संध्या के समय हमारी आरती 8 बजे के पहले होगी। 8 बजे के बाद सनातन धर्म में कोई आरती का प्रावधान नहीं है। और हमारी यही कोशिश होगी कि जो भी यात्रीगण, हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे सज्जन, हमारे छोटे भाई, माता रानी का दिव्य स्वरूप का जिसने भी दर्शन करना हो अपने 8 बजे के पहले यहाँ पे आए और माता का गुणगान करें। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को अरुण जी, कि तमाम कटरा वासियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पे माता रानी का पंडाल, दिव्य पंडाल लगा हुआ है। कोई भी आके यहाँ पे सत्संग कर सकता है, कोई भी यहाँ पे आके अपनी हाजिरी दे सकता है। माता रानी जिसको बुलाएगी वो दौड़ा चला आएगा। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार लाइफ में वैष्णो देवी आई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय अंकल्स योगेश आहूजा एंड चंद्र आहूजा। इनकी फैमिली के साथ आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मेस्मराइजिंग था। मैंने यहाँ पे मेन आरती में भी मैं बैठी, कल भी मैंने पूरा यहाँ का एक्सप्लोर किया और मुझे बहुत मजा आया। एंड आई होप कि माता रानी मुझे हमेशा बुलाती रहे हर साल। थैंक यू। मैं माता रानी का मेरा हर महीने का बुलावा होता है। तो क्या है कि माता रानी के इतने ज्यादा चमत्कार हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, सभी को पता है। बाकी फूलों की सजावट बहुत ज्यादा सुंदर है, हर साल ही होती है। बाकी जो नहीं आ सकते मैं दुआ करूंगा माँ उनको बुलाए और जरूर आए। जो ना भी आता हो अपने 10 काम छोड़ के माँ के भवन आए और एक बार दर्शन करें, अब बड़ी खुशी होगी। जय माता दी। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। काफी वर्षों से माता रानी के दर्शन करने आ रहा था, लेकिन कोरोना के बाद कुछ ऐसा माहौल बन गया कि माता रानी ने बुलाना बंद कर दिया। आखिरी बार मैं आया था जब कोरोना की लहर के बाद, जब माता रानी ने दरवाजे खोले अपने भक्तों के लिए, और उसके बाद आज 5 वर्षों के बाद मेरे को वापस माता रानी के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने माता रानी से एक ही दुआ मांगी है कि माता रानी, पिछली बार लेट हो गया था, अब आप जल्दी से जल्दी बुलाते रहिए। जय माता दी। आज एक बार फिर माता रानी ने मौका दिया भवन पे आने का, तो ये मेरा कंटिन्यूस 33वां साल है कि मुझे माँ के चरणों में आने का मौका मिलता है। हर साल जो माँ के भवन की रौनक है वो इतनी मनमोहक होती है कि अपने आप में एक देखने को, मतलब बोलते हैं ना, जो धरती में कहीं पे स्वर्ग है तो माता रानी के दर पे है। यहाँ हम लोग मतलब खाली झोलियाँ लेके आते हैं और झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। मतलब माता रानी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिन मांगे, वो बोलते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये ऐसा दरबार है जहाँ से सब कुछ मिलता है और माता रानी के इतने खुले दर्शन हुए कि लफ्जों में भी बयान नहीं हो सकता। सेवा होगी 25 साल को। जब मैं स्टार्ट की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट सी कि हर वीकली लेवल पे हर सेवा फ्राइडे ਨੂੰ अटके ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हर वीकली सजाना शुरू करता सी। फिर लोगों ने पॉलिटिक्स रच के कि नहीं वाई इस तरह ने उस तरह ने, फिर इन्होंने बंद करवाया। फिर असी मंथली शुरू किया। मंथली के बाद फिर नवरात्रे ते आ गए। बेसिक मोटिव सी कि जिस तरह वृंदावन के अंदर बंगले सजते हैं और पूरे सारे को सेवा मिलने का अधिकार है, तो बेसिक ऐसी कि असी स्टार्ट करते हैं वीकली बेसिस से। कल जो भी भवन सजाना चाहेगा उन्होंने प्रेरणा मिलेगी कि करके सानू भी सेवा मिले। मेरी हुण भी लोगों को एक एडवाइस है, क्या नहीं है कि मैं ही सजाना, तुम भी सजाओ, तुम भी आओ। और वीकली बेसिस पे फ्राइडे थे, नहीं तो अष्टमी थे, नवमी, कोई अमावस है, कोई अष्टमी है, वो तो आगे हर बंदा अपना थोड़ा बहुत इनिशिएटिव तो ले सकता।
ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੱਜ ਜਾਣਗੇ, 2 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸ਼ਰਾइन बोर्ड ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬੈਰੀਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, और कोई इनिशिएटिव ले किसी की श्रद्धा होगी 1 लाख सजाए, कोई 2 लाख सजाए, कोई 5 लाख से मंदिर सजा दे। और मेरे तो वेरी आउट ऑफ 26 years 52 नवरात्रे सीधे राउंड अबाउट 49 टाइम सेवा साढ़े को रही है। पता है सेवा कोई नहीं, सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद है, वो सेवा लेंदी है, वही प्रेरणा देती है, वही सब कुछ करती है। 400 बंदों की लेबर लगती है डे एंड नाइट, 450 बंदों की। और फिर फूलों को लाना, प्रोक्योर करना, कोई कहीं से है, कोई कलकत्ता से है, कोई कहीं से है, कोई बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो मैनेजमेंट भी अपने आप में है, टफ है थोड़ा, पर तो इतना अब एक्सपीरियंस हो चुका है तो अब ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे गेंदा ही है, ये गेंदा सारा कलकत्ता से आया हुआ है। मतलब यदि जरा सा भी आधा घंटा भी ट्रक लेट हो गया और ऊपर अब ना लाभ है और फूल सारे के सारे खराब हो जाएंगे उनको, मतलब। और आज तो फिर श्राइन बोर्ड ने इतनी सुविधा दे दी है कि ट्रांसपोर्टेशन होने शुरू हो गया। कोई टाइम था जब मैं सेवा करता था खच्चरों में फूल आते थे, ये जो मूर्तियां भी ट्रॉली में आया करती रेटते हुए, एक एक मूर्ति को एक एक ट्रॉली में रेट के लाया करते थे, वो टाइम भी था। आज तो फिर फूलों को लाना, सजाना, करना, फिर वेस्ट को निकालना, फिर सारा चेंज करना। बेसिकली मैं कहूँ ना कि ये माता रानी आप करवाती है, इस बात को कोई लोग समझेंगे नहीं, परंतु दरबार कैसे सजाना है आप विश्वास नहीं करोगे। मैं आता हूँ तो माता रानी आगे एक ही अरदास होती है, दूसरी कोई अरदास नहीं होती कि माता रानी अपना दरबार इतना सुंदर सजा कि सारी दुनिया इसको देखे। और ये हकीकत है कि यहाँ की सजावट देख के कई मंदिरों में, कई जगह पे लोग इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं कि यार ये इतना सुंदर कैसे सजा लेते हैं। परंतु सजाने वाले वही हैं, परंतु यहाँ जो सजवाती है वो माता रानी सजाती है, वही गाइडलाइन देती है, वही आर्टिस्ट को एक एक गाइडलाइन देती है क्या डिजाइन बनाना है क्या नहीं। नो डाउट कि एक मैनेजमेंट है, 2-3 महीने की इसका ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, एक एक मूर्ति बनाना, एक एक श्रृंगार बनाना, श्रृंगार लाना, और बाकी सारा मैनेज करना, डिजाइन क्या कंसेप्ट देनी है। हर बार कोशिश भी यही होती है, हर बार चेंज करनी है, हर बार 4 दिन के बाद फिर चेंज करना है। अब जो डिजाइन है 4 दिन के बाद फिर सारा डिजाइन दोबारा बनेगा, और ये सिर्फ उसकी कृपा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आप सभी को और सभी श्रद्धालुओं को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बोर्ड के द्वारा हर साल ही नवरात्रि के लिए विशिष्ट तैयारियां की जाती हैं और उसी प्रकार से इस साल भी बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसके लिए पिछले 20 दिनों से हमारी तैयारियां चल रही थी। उसके अंदर जो है हमारे RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की गई है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान हमारा 15-20 दिन से चल रहा था, ताकि यात्रियों को जो है एक बड़ा स्वच्छ माहौल और वातावरण मिले। हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग पर काफी सारी नई डेवलपमेंट्स की गई हैं। बाणगंगा में एक नया चाय का लंगर की शुरुआत की गई है। दिव्यांग जनों को अर्धकुंवारी आरती में और भवन पर अटका आरती में जो है निःशुल्क आरती में सम्मिलित होने का जो मौका इस नवरात्रि से दिया जा रहा है, और ये साल भर दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा भवन पर स्मार्ट लॉकर्स को इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया है, ताकि लॉकर्स में काफी कतारें जो लगती थी और जिससे यात्रियों को भी दिक्कत आती थी और क्राउड मैनेजमेंट में भी कुछ परेशानी का सामना हमारी टीम को करना पड़ता था, उसके मद्देनजर इसको टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लॉकर्स की शुरुआत इस बार बोर्ड के द्वारा की गई है। उसके अलावा भवन और अर्धकुंवारी में फ्री PCO की सुविधा भी हम दे रहे हैं, ताकि जो यात्री जो प्रीपेड सिम कार्ड्स कैरी करते हैं, जिनके फोन नहीं काम करते हैं, वो निःशुल्क अपने घर वालों के साथ, परिजनों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो इस तरीके से बहुत सारी नए जो है इनिशिएटिव्स बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं देश विदेश से फूलों की सजावट रहती है, हमारा नवरात्रि संबंधी, व्रत संबंधी खाना जो है हमारे सभी भोजनालयों पर उपलब्ध रहता है। इस बार वो हमारे सभी लंगरों में भी, लंगर सेवाओं में भी हमारा जो नवरात्र संबंधी खाना उपलब्ध रहेगा, ताकि यात्रियों का जो ये सफर है नवरात्रि में वो सरल हो, सुगम हो और एक यादगार अनुभव। अंशु सर, ये बताइए कि अक्सर देखा गया कि कुछ जून में के पीक सीजन हो चाहे नवरात्रों की अगर बात करें, काफी एकाएक भीड़ जब बढ़ जाती है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा होल्डिंग एरियाज बनाए गए ताकि स्मूथली यात्रा चले?
देखिए ऐसा है, होल्डिंग एरियाज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है बोर्ड का, और बोर्ड ने तकरीबन 3 साल से ये प्रक्रिया शुरू की है ताकि कटरा से भवन तक होल्डिंग एरियाज जो है वो का निर्माण किया जाए। हाल ही में हमने 2 इंपॉर्टेंट होल्डिंग एरियाज कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला है दर्शनी ड्योढ़ी बाणगंगा में, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री जो है हमारे बाणगंगा के रास्ते से भवन की तरफ आते हैं, तो वहां पर एक तकरीबन 1500 से 2000 की होल्डिंग एरिया कैपेसिटी का एक होल्डिंग एरिया भी कंप्लीट किया गया है, जो कि रेस्ट एरिया भी है और एक हमारा क्यू कॉम्प्लेक्स की तरह भी वो काम करता है। उसके अलावा अर्धकुंवारी में भी तकरीबन 1500 लोगों के लिए एक नया होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है, जहां पर पीने के पानी, सुवेनियर शॉप, प्रसाद काउंटर्स और डोनेशन की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा अगर हम भवन की तरफ आते हैं तो मनोकामना में भी, पार्वती भवन में भी होल्डिंग एरियाज अवेलेबल हैं, और इस साल बोर्ड ने ये प्रस्तावित किया है, एक प्रस्ताव हमारा मंजूर किया है कि भैरव में भी ऐसा एक होल्डिंग एरिया हम बनाए जो अगले साल बनकर तैयार होगा। तो कुल मिलाकर जो प्रयास है वो ये है कि कटरा से लेकर भवन तक सभी सेक्टर्स के अंदर होल्डिंग एरियाज रहेंगे, ताकि जो भीड़ भाड़ के दिन है, जैसा आपने फरमाया जून के दिन रहते हैं या नवरात्रि के दिन रहते हैं, नए साल का जो हमारा पर्व रहता है, उन सभी जो दिनों में यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करें। 15 दिनों से हम देख रहे हैं जो हमारा होली का जो त्योहार था, वहां से जो है यात्रियों की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हुई है, और पिछले 15 दिनों से अमूमन 35 से 40 हजार लोग वीकडेज के दौरान और वीकेंड्स के दौरान तकरीबन 45 हजार लोग दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। और अगले 8 दिनों में भी हमारा ये अनुमान है कि जैसा हर साल रहता है कि 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो उसी हिसाब से जो है हमारी तैयारियां की गई हैं, और जो एडिक्वेट मैन पावर को पहले से मोबिलाइज किया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है, और टेक्नोलॉजी का काफी एक्सटेंसिव उपयोग बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, ड्रोन सर्वेलेंस शामिल है, RFID कार्ड के द्वारा यात्रा मैनेजमेंट की जा रही है। तो इन सभी तरीके से इन सभी पहलुओं पर काम किया। सर एक बात है, यात्रा के दौरान यात्री आते हैं तो हार्ट अटैक के शिकार या किसी कारण इंजर्ड वगैरह होते हैं, ये जो है चीजें मिनिमाइज हो है, अपना हेल्थ सेक्टर को लेकर, मेडिकल्स को लेकर किस तरह की इंप्रूवमेंट की गई है? देखिए ऐसा है कि हमारे 8 मेडिकल यूनिट्स जो हैं वो फुली फंक्शनल है कटरा से लेकर भवन तक सभी यात्रा मार्गों पर, और तकरीबन 20 जो है डेडिकेटेड डॉक्टर्स हमारे जो डिप्लॉयड रहते हैं, 50 पैरामेडिकल की टीम्स डिप्लॉयड रहती हैं, तो 20 हमारी एम्बुलेंसेज की फ्लीट है जिसके अंदर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर कभी किसी को कुछ भी कठिनाई या परेशानी का सामना ट्रैक में कहीं भी करना पड़ता है, तो हमारी टीम्स 15 से 20 मिनट में उस इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करें। और हमारे सभी मेडिकल एड यूनिट्स हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा के साथ वर्चुअली भी कनेक्टेड हैं, और फिजिकली भी अगर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंसेज के द्वारा इवैक्यूएट किया जाता है। इस नवरात्रि में खास करके हमने अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का भी जो है सहयोग लिया है नवरात्रि के अरेंजमेंट्स पर, और वहां से भी एडिशनल डॉक्टर्स को अर्धकुंवारी और भवन में खास करके डिप्लॉय किया गया है, ताकि डॉक्टर्स की संख्या में और वृद्धि की जा सके, ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम्स और बेहतर हो और बेहतर मेडिकल सुविधाएं यात्री को दी। RFID इनेबल्ड इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो हमारी काफी मदद करते हैं यात्रा मैनेजमेंट में, क्योंकि हम रियल टाइम बेसिस पर देख पाते हैं कि किस सेक्टर में कितनी भीड़ है, और उस सेक्टर की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही क्राउड को रिलीज किया जाता है या उनको ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हम अलाउ करते हैं। और इस साल भी उसी तरीके के जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास हैं, और कंट्रोल रूम्स में काफी इलेबोरेट डिप्लॉयमेंट हमारी पुलिस पर्सनल, CRPF और बोर्ड की टीम्स की गई। सर श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की तरफ से सीनियर सिटीजन और विकलांग श्रद्धालुओं के लिए हर नवरात्रि को नई फैसिलिटीज दी जाएगी। इस बार कोई अनाउंसमेंट की गई है विकलांग श्रद्धालुओं के लिए, वो थोड़ा ब्रीफ करके बताइए। देखिए दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटीज की शुरुआत पिछले 6 महीने से की गई है, जिसके अंदर सबसे पहले बैटरी कार सुविधाएं जो है दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं पूरे साल। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स में भी उनको प्रायोरिटी कोटे की जो सुविधा है 2 महीने पहले से शुरुआत उनकी की गई है, और इस साल नवरात्रि से अर्धकुंवारी और भवन पर आरती में सम्मिलित होने की जो सुविधा है वो भी निःशुल्क दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जा रही है।